तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू बैटल थ्रू द हेवंस की वीडियो के अंदर में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि शेन जब एंशिएंट डिमंस के अंदर में एंटर करता है तो सबसे पहला खजाना आखिर उसे मिलने क्या वाला है। आप सभी लोगों को पता है कि ये जो एंशिएंट डिमंस है इसे हमारे एक दोशन चचा ने बनाया था और उन्होंने यहाँ पे कई सारे ऐसे खिलौने रखे हैं जो कि सभी लोगों को चाहिए। और इन सभी खिलौनों को पाने के लिए वो सभी लड़के एक दूसरे का मुंह तक फोड़ने को तैयार है। लेकिन इन सभी खिलौनों के बीच में सबसे पहले हमारा शेन एक चीज को ऑब्टेन करने वाला है और वो क्या है आप लोग इसी वीडियो में जानोगे। साथ ही साथ उसे एक ऐसी तरीके के बारे में पता चलता है जिसने लिटरली किसी भी डेमन पपेट को स्काई डेमन पपेट में कुछ ही सेकंड्स के अंदर इवॉल्व करा दिया। तो उस बारे में भी हम लोग वीडियो में थोड़ा आगे चल के जानेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि शेन पहुंच चुका था एंशिएंट रिमेन्स के सामने में और वहां जाते ही उसे कुछ पुराने दोस्त मिल जाते हैं जिनमें उसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड भी थी फन किंगर। इसके अलावा बाकी सभी एनिमीज को देख के शेन के लिटरली वहां पे फट के हाथ में आ गई। लेकिन सडनली शेन के पीछे से कोई एक लड़की उसे पुकारती है। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शेन को घूर रही थी। इसे देखकर शेन वहां पे बिल्कुल चौंक गया क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बर्निंग फ्लेम वैली की सेक्ट लीडर की बेटी तांग हुअर थी, जिसके साथ एक टाइम के लिए शेन का रिश्ता जुड़ने ही वाला था। जो कि हम लोगों ने मानवस के अंदर में देखा था, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया इस वाली वीडियो के अंदर में, जिसके ऊपर में ज़्यादा कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था वगैरह वगैरह। जाके हम लोग चेकआउट कर लेना। और इसे देखकर शेन इसलिए खुश होता है क्योंकि उसे पता था कि बर्निंग फ्लेम वैली की अगर बेटी यहाँ पर आई है तो उसके पिताजी जरूर आए होंगे, यानी कि तांजंग द इनिशियल 5 स्टार दो जुन। और उसी दौरान शेन की नजरें तांगजान को ढूंढने लगती है और तभी उसे तांग हुअर के पास में उसके पिताजी यानी कि तांजन उसे दिखाई देते हैं। फिर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है जहां पर तांजन कहते हैं कि मैं तुमसे तकरीबन 2 से 3 सालों पहले मिला था और आज तुम्हारी पावर्स जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। शेन तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते हो। जिसके बाद शेन यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता, बस खिलखिला देता है। साथ ही साथ तांजन अपने मन में सोचता है कि सिर्फ 2 से 3 सालों के बीच में ये लौंडा इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, साथ ही साथ पिल गैदरिंग कंपटीशन को भी जीत चुका है और अब मेरे सामने एक दोजून बन के खड़ा है। मतलब इस हिसाब से अगर इसकी कल्टीवेशन की स्पीड चलती रही तो ये एक दिन मुझे भी सरपास कर देगा। बाय द वे आप लोग कमेंट करके बताओ कि तांजन वर्सेस ओल्ड गोस्ट होता है जो कि दोनों के दोनों 5 स्टार दोजून है, तो उन दोनों में कौन जीतेगा। तांजन जैसे ही वहाँ पे शेन से मिलता है तो उसके आसपास के वातावरण को देख के वो समझ जाता है कि उसके आसपास में जितने भी बड़े बड़े फ्रैक्शन है उन लोगों का जो रिलेशन है वो शेन के साथ कुछ अच्छा नहीं है। तभी उसी दौरान तांजन शेन की तरफ देख के थोड़ा सा हंसता और कहता है लगता है कि इन लोगों की दोस्ती तुम्हारे साथ कुछ खास नहीं है। तो वहीं पर शेन रिप्लाई करता है बदकिस्मती से। तो तांजन कहता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार रहूंगा क्योंकि मेरे ऊपर अभी भी वो पिल एक कर्जे के रूप में है और मैं उसे जल्दी से जल्दी चुकता करना चाहूंगा। और इस मोमेंट को देखकर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि तांजन एक्चुअली में उस पिल के बदले शेन की हेल्प कर रहा है, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि तांजन बेवकूफ नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पिल के लिए बड़े बड़े फ्रैक्शन के साथ में दुश्मनी मोल ले। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है शेन। अरे वो तांग हुअर के साथ में शेन की शादी नहीं कराना चाहता, बल्कि एक्चुअली में उसने शेन के प्रोग्रेशन को देखा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर में लौंडा इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। साथ ही साथ वो एक पावरफुल अल्केमिस्ट गुरु बन चुका है और पूरे सेंटर प्लेन्स के अंदर में ऐसे कई सारे बड़े फैक्शंस है जो कि अपने साथ में एक पावरफुल अल्केमिस्ट गुरु को रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्टर यालो के पीछे भी कई लोग पड़े हुए थे और तांजन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि अगर उसने एंशिएंट डिमंस के अंदर में शेन की हेल्प कर दी तो शेन इन फ्यूचर चल के बर्निंग फ्लेम वैली को ऐसी कई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा जो कि कोई और नहीं करा सकता। और नॉवेल्स में ऐसे कई सारे मोमेंट्स है भी। इन्हीं मोमेंट्स के दौरान वो जो एंशिएंट डिमंस का गेट था वो पूरी तरीके से ओपन हो चुका था। उसके बाद ही जैसे ही वो ओपन होता है तो वहाँ के कई सारे कल्टिवेटर्स खुद को रोक नहीं पाते क्योंकि तलब ही ऐसी है ना, और वो सभी काफी तेजी से उसके अंदर में एंटर कर जाते हैं। लेकिन शेन को वहाँ पता था कि वो इतनी आसानी से उसके अंदर तो एंटर नहीं कर सकते और जैसे ही वो सभी उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर में थोड़ा सा ब्राइट लाइट निकलता है और थोड़ी देर के अंदर में वो सभी कल्टिवेटर्स राख बन जाते हैं। लिटरली वो एक फायर पाथ था जिसके अंदर में ऐसे कई सारे पावरफुल फायर अटैक्स हो रहे थे जिससे कोई एक पीक दोजोंग तक एंड्योर नहीं कर सकता। और उन सभी कल्टिवेटर्स का वहाँ पे रोस्टेड चिकन हो गया और इस दौरान वहाँ का जो माहौल था फुल ऑफ केओस हो चुका था। जैसे वो शेओस वहाँ पे शांत होता है उसी दौरान कुछ कल्टिवेटर्स उसका तोड़ निकालते हैं और अपनी बॉडी के आसपास में डोकी को सराउंड कर लेते हैं, जिस वजह से वो फायर अटैक्स उनकी बॉडी पर नहीं लगता और वो सभी काफी आसानी से उस फायर पाथ को पार कर पा रहे थे। उसी दौरान ऐसे कई सारे कल्टिवेटर्स भी थे जिनकी डोकी वीक होने की वजह से उस फायर पाथ को वो लोग इंड्योर नहीं कर पाए। इसी दौरान तांजन शेन को आके कहता है कि तुम्हारे पास भी एक हेवनली फ्लेम है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस फायर पाथ को पार करने में ज्यादा मुश्किल होगी। तो शेन वहाँ पे ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं करता, बस मुस्कुरा देता है। इसके बाद ही तांजन अपनी हेवनली फ्लेम को निकालता है जो कि था 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम और अपने पूरे बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रुप को कवर कर लेता है। साथ ही साथ शेन भी अपना हेवनली फ्लेम को निकालता है। लेकिन इस मोमेंट को देखकर तांजन वहाँ पे चौंक गया क्योंकि पिछली बार जब उसने इस हेवनली फ्लेम को देखा था तब वो ग्रीन कलर का था और इस बार उसने देखा था वो पर्पलिश ब्राउन कलर का था, जिस वजह से तांजन सोच में पड़ जाता है कि इसकी अपीयरेंस इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई। लेकिन उसे घंटा समझ नहीं आता कि आखिर शेन करता क्या है।
इसके बाद ही वो शोइन को कहता है कि तुम आगे चलो। तो शोइन आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। शोइन और उसका ग्रुप जैसे ही थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पर तियानहू जुनजी को दिखाई देता है आइस रिवर वैली, जिसके अंदर में बिंग जुनजी ने अपने आइस धोखी का इस्तेमाल करके एक सडन टाइप का फॉग को क्रिएट कर रखा था, जिस वजह से वहाँ पे कोई भी फायर अटैक्स उनके वैली के मेंबर्स को हर्ट नहीं कर पा रहा था। अब वो लोग काफी तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे थे। सडनली जैसे ही बिंग जुनजी को पीछे शोइन और उसका ग्रुप दिखाई देता है तो वो लोग और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इस मूवमेंट को देखकर शॉनसन कहता है कि उन लोगों को क्या लगा कि हम उसके ऊपर में हमला करेंगे, जिस वजह से वो लोग डर के थोड़ा और तेज हो गए। तो शोइन वहाँ पे थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद शोइन भी अपनी स्पीड को बढ़ाता है और जैसे ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों के सामने से आइस रिवर वैली पूरी तरीके से गायब हो चुका था। और इस मोमेंट को देखकर वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर शोइन ये दोनों चौंक चुके थे, जहाँ पर एलएफडी शोइन को बताती है कि इस फायर पाथ के अंदर में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसी दौरान शोइन उस फायर पाथ को ऑब्जर्व करने लगता है और सामने की तरफ देखता है तो उसे सिर्फ रेड लाइट दिखाई दे रहा था, नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ लावा और साइड की तरफ में सिर्फ रॉकी वॉल्स, जिसको देखकर शोइन समझ गया कि ये जो फायर पाथ है इसका कोई एंड नहीं है। और जैसे ही वो ये बात अपने ग्रुप को बताता है तो वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग बिल्कुल चौंक चुके थे। तो वहीं पे एलएफडी कहती है अगर ये ट्रैप है तो मेन एंट्रेंस आखिर है कहाँ पर। तभी शोइन नीचे लावा की तरफ देखता और कहता है कि बिंग जुनजी और उसका ग्रुप एक्चुअली में गायब नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को असली एंट्रेंस जो था वो मिल चुका है। और शोइन की इन बातों को सुनकर वहाँ पे एलएफडी थोड़ा सा चौंकते हुए पूछती है क्या वो एंट्रेंस लावा के अंदर है, जिसे सुनकर शोइन वहाँ पर रिप्लाई करता है कि बिंग जुनजी एक्चुअली में हमसे डर कर नहीं भागा था, बल्कि वो तेजी से इसलिए गया है ताकि हम लोगों को उस असली एंट्रेंस के बारे में पता ना चल सके। शोइन को जैसे उस एंट्रेंस के बारे में पता चलता है तो वो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए काफी तेजी से अपने ग्रुप को उस लावा के अंदर में डुबो देता है। थोड़ी देर बाद ही वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे काफी खुला स्पेस था और उनसे कुछ ही मीटर्स की दूरी पर एक काफी बड़ा स्क्वायर था जहाँ पर कई लोग खड़े हुए थे जो लोग उनसे पहले एंटर कर चुका था। तो शोइन वहीं पे अपने ग्रुप को बताता है कि बाकी सभी जो कल्टीवेटर्स है वो लोग तियान क्लास 2 टेक्निक के लिए लड़ेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है सोल बेबी फ्रूट। और जैसे ही हम लोग सोल बेबी फ्रूट को पा लेंगे उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे का प्लान करेंगे। इसके बाद ही शोइन और ग्रुप उस स्क्वायर की तरफ में बढ़ता है जहाँ पे सभी के सभी लोग थे। उनके सामने एक काफी बड़ा सा डोर था जो कि बंद था और उसके सामने में 10 अर्थ डीमन पपेट्स थे, जिसे देखकर वहाँ पे शोइन हल्का सा चौंक जाता है और वो समझ चुका था कि वो सभी के सभी पपेट्स एटलीस्ट पीक 2 जोंग के आसपास तो होंगे ही। वहीं पर लिटिल फेरी डॉक्टर पूछती है क्या वो जो असली एंशिएंट रिमेन्स है वो इस दरवाजे के पीछे है। तो शोइन उसका रिप्लाई करता है हाँ, लेकिन उसके पीछे जाने के लिए हम लोग अपनी पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने का जरूर कोई ना कोई तरीका इन सभी पपेट्स के पास में होगा। तभी वहीं पर एक ओल्ड मैन था जिसकी कल्टीवेशन ऑलमोस्ट 1 स्टार दोजों के आसपास थी। वो अपने पेशेंस को रोक नहीं पाता और वो सीधा उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो उन पपेट्स के बीच पहुंचता है तो वो सभी पपेट्स एक साथ उसके ऊपर में हमला कर देते हैं। ऑफ कोर्स वो जो ओल्ड मैन था वो 1 स्टार दोजन था, जिस वजह से वो सभी पपेट्स उसके सामने नहीं टिक पा रहे थे और वो एक एक करके सबको काफी आसानी से हरा भी दिया। लेकिन जैसे उन पपेट्स को पता चलता कि वो लोग उसके सामने नहीं टिक सकते तो वो लोग एक फॉर्मेशन को क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन सभी पपेट्स को जो पपेट लीड कर रहा था वो उनके सेंटर में आया था। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे काफी तेज रोशनी आती है और उस रोशनी के बाद वो जो उनका लीडर था वो इवॉल्व होकर बन जाता है स्काई डीमन पपेट, जिसकी पावर्स उस लेवल पे पहुंच चुकी थी कि वो 2 स्टार दोजन वालों को काफी आसानी से पछाड़ दे। और आपने बिल्कुल सही सोचा, उस बुड्ढे की वहाँ पे जम की धुलाई होती है। इतना बुरा वाला मार खाता है वो कि उसकी इज्जत वहाँ पे काफी ज्यादा डाउन हो गई। उसको मार खाता हुआ देखकर वहाँ पे कोई भी कल्टीवेटर आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो लोग इस पपेट के साथ में लड़के अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर दे। तभी वहीं पे शोइन कहता है कि अगर आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना तो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। और जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उसके सभी एनिमीज उसे ऐसे देख रहे थे जैसे लिटरली शोइन ने उनकी बेटी छेड़ दी हो। साथ ही साथ फंकिंगर भी सोचती है कि ये अगर आगे की तरफ जा रहा है तो जरूर उसके पास कोई ना कोई प्लान्स होंगे, और वो बिल्कुल सही सोचती है क्योंकि शोइन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था वो पीक दोजंग वाले पपेट्स को पकड़ना। लेकिन जब उसने देखा कि वो एक मिस्टीरियस टाइप का फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहे हैं जिस वजह से वो लोग अपनी बिरादरी वालों को काफी आसानी से इवॉल्व करा देंगे, तो उसने सोचा कि अगर वो उस फॉर्मेशन को अपने डीमन पपेट के ऊपर में इस्तेमाल कर पाया तो उसका पपेट जो कि फिलहाल के दौरान 3 स्टार दोजन वालों को आसानी से हरा सकता है, वो इन फ्यूचर चल के 4 स्टार दोजन वालों के साथ में भी लड़ पाएगा। और यही वो कारण था जिस वजह से शोइन इन पपेट्स के अंदर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा था। इसके बाद शोइन उनमें से कई सारे पपेट्स को डॉज करने के बाद उसके लीडर के पास में पहुंच जाता है और पीछे पहुंचते वो देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर में एक स्पिरिचुअल सील है जिसके अंदर में वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को ट्रांसफर करने लगता है। और तब तक शोइन उन सभी पपेट्स का एक्सेस ले चुका था
जिसके बाद शेन उन सभी के सभी 10 पपेट्स को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर में ट्रांसफर कर देता है और इस मूवमेंट को देखकर वहाँ पे शेन के जितने भी एनिमीज थे उन सभी की जलना स्टार्ट हो गई। इसी के साथ इस शेन ने अपना सबसे पहला ट्रेजर को ढूंढ लिया एंशिएंट रीमेल्स के अंदर में, जो कि उसके काम काफी याद आने वाला, आप लोग इन फ्यूचर के एपिसोड्स में देख लोगे। इसके बाद ही वो जो दरवाजा था वो क्रैक का आवाज करता और पूरी तरीके से खुल गया। तो अब ये दरवाजा खुल चुका है, तो मैं भी अब विदा लेता हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियोस आने में इतनी ज़्यादा डिले इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे लगातार 2-3 एग्जाम्स हैं, और जैसे ही वो एग्जाम्स खत्म होगा मैं वापस से ट्रैक पर आने का ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।